यहाँ पर इतने सारे सबूत बिखरे पड़े हैं कि हम आपको दिखाते जाएंगे एक एक सबूत को। और ये वो तस्वीर है जो एक सेल का हो, रॉकेट का। और ये फटा है जरूर यहाँ पर, और फटने के बाद ये इसका बचा हुआ हिस्सा है। ये गोलियों के निशान है इस पेड़ पर, बहुत सारे। ये मैगजीन का हिस्सा है। मैगजीन बंदूक में गोलियां भरने, ये इसी में गोलियां भरी जाती हैं और इसको बंदूक में फिट किया जाता है निचले तरफ से, और फिर गोलियां चलाई जाती हैं। ये खून यहाँ पर जमीन पर बिखरा पड़ा है, पत्थरों से लिपटा पड़ा है। अबूझमाड़ में जिस जगह पर लगातार 60 घंटे तक मुठभेड़ चली, जिसमें 8 माओवादियों को मार गिराया गया और सभी पर 8-8 लाख रुपए का इनाम घोषित रहा। ये प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया गया, जिसमें से 6 माओवादियों की शिनाख्त हुई। ये उनकी जानकारी जिन पर 8-8 लाख रुपए का इनाम घोषित था। तो ये वो जगह है जहां पर वो सारी की सारी मुठभेड़ चली थी। वो ये आपको ग्राउंड जीरो की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे कदमों के ठीक नीचे ग्राउंड जीरो है। हम यहाँ पर इतने सारे सबूत बिखरे पड़े हैं कि हम आपको दिखाते जाएंगे एक एक सबूत को। और सबसे बड़ी बात हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर ये जो जगह है, ये पहाड़ की चोटी है। पहाड़ की चोटी पर जवान कैसे पहुंचे होंगे और कैसे पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर माओवादियों को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया होगा, जिसमें 8-8 माओवादी मारे गए। उनके 6 जो हथियार हैं वो रिकवर किए गए। इनका असला और उनकी सामग्री वो सब रिकवर किया गया, जिसमें एक जवान शहीद हो गया इस मुठभेड़ में, और 2 जवान अभी भी जख्मी हैं। हम दुआ करते हैं कि किसी को कोई नुकसान ना हो, और ये भी दुआ करते हैं कि इस क्षेत्र में जितनी जल्द हो सके उतनी जल्द शांति की स्थापना हो। लेकिन हम आपको ग्राउंड जीरो की तस्वीरें दिखा रहे हैं, तो विस्तार से समझिएगा इस पूरे घटनाक्रम को। हम आपको विस्तार से सारी की सारी डिटेल देंगे। ये हैंड ग्लोव्स हैं, किसी जवान के लगते हैं ये हैंड ग्लोव्स। बहुत मुमकिन है कि जो जवान घायल हुआ होगा ये हैंड ग्लोव्स उसी के हों। और ये टैक्टिकल हैंड ग्लोव्स हैं। और यहाँ दूसरी जो तस्वीर है, ये जगह जगह बिखरे पड़े हुए थे। हमने इस पूरे घटना स्थल का, यानी कि पूरे एनकाउंटर का, ये जो जगह है, ये जो पहाड़ी है, इसका पूरा का पूरा हमने मुआयना किया। और ये कुछ जो खाली केसेस हैं गोलियों के, ये उनके निशान हैं। आप देखिएगा यहाँ पर, यहाँ आपको जो है 7.62 लिखा हुआ आपको नजर आ रहा होगा। और जब 7.62 mm की बुलेट को आप देखेंगे तो अमूमन ये AK-47 राइफल में इस्तेमाल की जाती है, इस बुलेट को। यहाँ पर जूते बिखरे पड़े हुए हैं। ये माओवादियों के जूते कहा जा सकता है इन्हें। बहुत मुमकिन है कि ये जूते माओवादियों के हों, क्योंकि अगर घायल जवानों के जूते होते तो वो टैक्टिकल शूज कुछ अलग तरह के होते हैं, कॉम्बैट शूज कुछ अलग तरह के होते हैं। और यहाँ पर जो जूते बिखरे पड़े हैं, हमने देखा है कि माओवादी अक्सर इस तरह के जूतों का इस्तेमाल करते हैं। तो जो मारे गए माओवादी होंगे, बहुत मुमकिन है कि ये जूते उन्हीं के हों। दूसरी तरफ आपको एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि ये जो जगह है, इस जगह की चढ़ाई करना और यहाँ पर माओवादियों को इतना बड़ा नुकसान पहुंचा पाना वाकई जवानों के लिए लगभग लगभग इम्पॉसिबल जैसी बात नजर आती है। क्योंकि ये जो जगह है ना, आप इस तरफ से देखेंगे तो जवान इस तरफ से चढ़ाई करते हुए आए थे। कुछ दूरी पर एक जगह है जहां पर एक जवान घायल होने के सबूत भी पड़े हुए हैं। उनकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये वो जगह है जहां पर जवान घायल था और जहां पर उसका उपचार भी हुआ, उसके सबूत भी यहाँ पर बिखरे पड़े हैं। चूंकि जवान ढलान में है, पहाड़ की निचले हिस्से में जवान है, और पहाड़ के शिखर पर जो है वो माओवादी हैं। तो जो पहाड़ का जो शिखर है वो माओवादियों के लिए सेफ मोर्चा साबित हुआ। लेकिन उसके बावजूद इतना बड़ा नुकसान जवानों ने माओवादियों को कैसे पहुंचाया होगा, उसी की तस्वीर हम आपसे साफ करने जा रहे हैं। लेकिन इस टुकड़े को देखिएगा, ये कफन का टुकड़ा है। शायद जवानों का हो या माओवादियों का, लेकिन जो भी है, कफन साथ में लेकर चल रहे हैं। ये जवान साथ में लेकर चल रहे हैं या माओवादी साथ में लेकर चल रहे हैं, ये साफ और पक्के तौर पर नहीं कह सकते। अगर ये कफन का टुकड़ा कौन साथ में लेकर चल रहे हैं, ये पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता। तब एक बात तो पक्के तौर पर, साफ तौर पर कही जा सकती है कि दोनों ही मरने और मारने के लिए चल रहे हैं, यानी दोनों सर पे कफन बांध कर ही चल रहे हैं।
आप आइएगा इस तरफ तो आपको कुछ तस्वीरें और दिखाएंगे हम। ये यूबीजीएल लॉन्चर से दागा हुआ एक सेल है जो फट चुका है, और ये फटने के बाद जो बच गया है हिस्सा, ये उसका है। दरअसल हम जो इस तरह से बार बार हाथ को ये इस तरह से कर रहे हैं, यहाँ पर बहुत छोटी बीज हैं, मक्खियाँ जो मंडरा रही हैं हमारे ऊपर। जंगलों में, बस्तर के जंगलों में अक्सर ये मक्खियाँ आपको नजर आ जाएंगी, खासकर गर्मियों के मौसम में। और गर्मियों के मौसम में क्या होता है कि ये हमारे ऊपर, हमसे जो पसीना निकलता है, उस पसीने से ये खुद को जो है तर करने के लिए हम पर मंडराती हैं, खुद को ठंडा रखने के लिए। और ये वो तस्वीर है जो एक सेल का हो, रॉकेट का। और ये बहुत मुमकिन है ये जवानों के द्वारा लॉन्च किया गया हो, और ये फटा है जरूर यहाँ पर, और फटने के बाद ये इसका बचा हुआ हिस्सा है। हम पक्के तौर पर इसलिए भी कह रहे हैं कि ये जवानों का लॉन्च किया हुआ हो, क्योंकि ये हैंडमेड नहीं है। और हैंडमेड जो ग्रेनेड होते हैं या फिर बीजीएल होते हैं, वो जो है माओवादियों के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। और यहाँ एक और जो सेल है फटा हुआ, ये यहाँ पर मौजूद है। आपको करीब से देखना चाहिए कि फटने के बाद इसकी सूरत क्या हो जाती है। आपने रॉकेट की तस्वीर देखी होगी कभी, तो इसका जो अगला हिस्सा होता है ना इस तरफ का, वो रॉकेट के समान नजर आता है, और वो फटता है जैसे गिरने के बाद। आपको उसकी भी तस्वीर दिखाता हूं मैं, कि सामने का उसका जो हिस्सा होता है, वो उसके आगे एक स्प्रिंग लगा होता है, और वो स्प्रिंग कैसा दिखाई देता है हम आपको दिखा रहे हैं। ये रहा रॉकेट के अगले हिस्से में इस तरह का ये रहता है सामान। लेकिन पक्के तौर पर यह भी नहीं कहा जा सकता कि यही वो अगला हिस्सा है, क्योंकि हथियारों की बहुत बारीक जानकारी हमें तो नहीं है, हम डिफेंस वाले नहीं है, हम विस्तार न्यूज वाले हैं, और आपको विस्तार से सारा घटनाक्रम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये घटना स्थल है, ये ग्राउंड जीरो है। चोटी पर माओवादी है, और चोटी के नीचे, पहाड़ के नीचे जवान है। सफलता कैसे मिली उसके बावजूद, जबकि बहुत आसानी से माओवादी जो है जवानों को टारगेट कर सकते थे, लेकिन माओवादी जवानों को टारगेट कर सकते थे, उसके बावजूद जवानों ने माओवादियों को उन्हीं के गढ़ में घुसकर, उन्हीं के सबसे सुरक्षित जगह पर, सबसे सुरक्षित ठिकाने में मार गिराया। ये गोलियों के निशान है इस पेड़ पर बहुत सारे, यहाँ इस तरह की काफी सारी निशान है। ये चट्टान पर भी आपको नजर आएगी, ये भी गोली का निशान है। अब आपको हम खून के कुछ धब्बे दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले एक तस्वीर देखिएगा। पहचानते हैं इस तस्वीर को, बहुत अच्छे से पहचानते होंगे, इस प्रतीक को पहचानते होंगे आप। बहुत ज्यादा नहीं कहेंगे, लेकिन ये ओम ब्रांड का पोहा है, और बहुत मुमकिन है कि माओवादी इसे इस्तेमाल करते हो। और ये 100 रुपए का वो टुकड़ा है जिसके लिए एक बाप अपने बच्चों का पेट भरने के लिए ना दिन भर मजदूरी करता है, मजदूरी। उसके बावजूद तस्वीरें आपको जंगलों में इस तरह से भी नजर आ सकती हैं, चौंकिएगा मत। और बहुत कुछ है यहाँ पर। आपको एक निशान नजर आ रहा होगा काला सा, यहाँ खून महक रहा है। मैं बहुत नजदीक तो नहीं जा पाऊंगा। ये खून यहाँ पर जमीन पर बिखरा पड़ा है, पत्थरों से लिपटा पड़ा है। और ये मैगजीन का हिस्सा है। मैगजीन बंदूक में गोलियां भरने, ये इसी में गोलियां भरी जाती हैं, और इसको बंदूक में फिट किया जाता है निचले तरफ से, और फिर गोलियां चलाई जाती हैं। पता नहीं कौन किसका दुश्मन, क्यों, कब, कैसे हो गया। ये विचारधाराएं कैसे एक दूसरे की जान लेने पर आमादा हो गई, कैसे भाई भाई का दुश्मन हो गया। बस्तर में ऐसे कई कहानियां हैं, एक ही परिवार के एक दो भाई जो होते हैं, एक भाई माओवादियों का टुकड़ी का हिस्सा है, तो दूसरा भाई सुरक्षा बलों का हिस्सा है। ये तस्वीर है बस्तर की, और यहाँ ये खून बिखरा पड़ा है, न जाने किस बहन का या किस भाई का हो। बहुत मुमकिन है कि ये किसी बहन का हो। मैं बहन इसलिए कह रहा हूँ, विजय शर्मा जो छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री हैं, वो बार बार अपील करते हैं। इसके पहले कई बार जो मुख्यमंत्री भी रहे हैं प्रदेश के, कई बार देश के जो सर्वोच्च पद पर आसीन, सत्ता पर जो आसीन लोग हैं, उन्होंने माओवादी भाई बहन करके संबोधित किया था उन्हें। उन्होंने कहा था कि हम माओवादी भाई बहनों से शांति वार्ता करना चाहते हैं। आज छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा उनसे बार बार यही कह रहे हैं। वाकई इस क्षेत्र में शांति स्थापना की जरूरत साफ तौर पर तो महसूस की जा रही है, लेकिन हमारे दर्शकों के सामने एक तस्वीर मैं रख रहा हूं।
वीडियो को थोड़ी देर के लिए रोक करके कमेंट करके बताइएगा कि ये किस इस्तेमाल में लिया जाता होगा, किस चीज़ के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता होगा। अगर आपने कमेंट कर दिया हो तो अब जवाब सुनिए। दरअसल ये पानी छानने के काम आता है और माओवादी इसका इस्तेमाल करते हैं। ये किसी बहन का खून इसलिए कहा मैंने, किसी महिला माओवादी का खून है, अगर जैसा कहा जाना चाहिए। तो ये शायद उसी महिला माओवादी का आईना हो, इसमें शायद वो अपना चेहरा देखती रही हो या खुद को संवारने की कोशिश करती रही हो। एक हाथ में बंदूक, इन जंगलों के बीच सौंदर्य, प्राकृतिक संपदा, प्राकृतिक सुंदरता के बीच हथियार लेकर चलने वाले लोग एक तरफ, दूसरी तरफ सुरक्षा बलों के जवान, ये तमाम जो जगह है, दरअसल यहाँ पर सुरक्षा बलों को इतनी बड़ी सफलता कैसे मिली, अब उसकी तस्वीर हम आपको साफ करेंगे। आप वहीं पर रुकिएगा दादा, एक तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे, बताना चाहेंगे। यहाँ पर जूतों को देखिएगा और एक तस्वीर यहाँ पर भी दिखा दीजिएगा। यहाँ पर शायद सेल फटा था यूबी जेल का और यहाँ ये चट्टान जो है पूरी तरह से उखड़ गया। बहुत मुमकिन है कि कोई सेल ही फटा हो। और इस तरफ एक तस्वीर और भी दिखा दें पहले, उसके बाद हम साफ करेंगे कि जवानों को इतनी बड़ी सफलता यहाँ पर कैसे मिली होगी। सर्दी है, सर्दी लग गई है, चूंकि बारिश हुई थी, हम भीगे हुए थे। यहाँ पहुंचने तक के हमने लगभग 75 किलोमीटर का सफर तय किया और इसी तरह से चलकर लगभग 7 किलोमीटर का सफर तय किया। 55 किलोमीटर हमने बाइक से तय किया था, मैंने माइलोमीटर पे चेक किया था जब हम नारायणपुर से निकल रहे थे और यहाँ पर जब हम पहुंचे बाइक से। काश ये पेड़ कह पाता तो मुझसे अधिक अच्छी रिपोर्टिंग ये पेड़ कर पाता, ये बता सकता था कि यहाँ पर कैसे घटनाक्रम घटा होगा। हालांकि विज्ञान ने सिद्ध तो कर दिया है कि पेड़ पौधे भी आपस में बात करते हैं, लेकिन उनकी बोली, उनकी भाषा मनुष्य नहीं जानते हैं। खैर, मसला जो भी है, अब आप समझिए कि माओवादियों के इस मोर्चे पर जवानों को, जबकि वो निचले हिस्से पर थे, निचले हिस्से में मौजूद थे, उन्हें सफलता कैसे मिली होगी। तो अब आपको वो तस्वीर साफ होती नजर आएगी। अगर माओवादी, कोई भी माओवादी यहाँ पर मौजूद है और जवानों ने इस पूरी पहाड़ी को घेर रखा हो, तब अगर इस तरफ से किसी जवान को टारगेट करने के लिए इस दिशा में भी या फिर इस दिशा में भी कोई माओवादी इस जगह बैठेगा और बहुत खुद को छुपाकर, इस तरफ से छुपाकर इस तरफ किसी जवान को टारगेट करने की कोशिश करेगा, तब उसे इस तरफ से या इस तरफ से बहुत आसानी से गोलियों का शिकार बनाया जा सकेगा। इसी तरह से पूरे सारे के सारे चट्टानों के पीछे छुपे हुए माओवादियों को जवानों ने चारों तरफ से पहले घेरा, जैसा कि मैंने यहाँ पर बैठकर आपको दिखाया, ठीक वैसे। तो जब माओवादी इस तरह से बैठे हुए थे, जैसे मैंने आपको बैठकर दिखाया, तब वो जवानों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे थे, और लेकिन जवानों ने पूरी तरफ से, चारों तरफ से इस पहाड़ को घेर लिया। 60 घंटे ये मुठभेड़ चली, कोई मामूली बात नहीं है। और लगातार यहाँ पर बैरल ग्रेनेड फटे जा रहे थे। AK-47 से जवाबी कार्रवाई जवान किए जा रहे थे। ऊपर से इंसास राइफल लेकर के, K-03 लेकर के, 315, 312 और BGL लॉन्चर से जवानों पर हमला किया जा रहा था, जिसमें एक जवान जशपुर जिले के शहीद हो गए थे, जिन्हें मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री दोनों ने कंधा दिया था। तस्वीरें सारे देश ने देखी। 2 जवान अभी भी घायल हैं। हम उनकी भी खुशहाली, यानी कि उनके स्वास्थ्य की, हम यहाँ से, इसी घटना स्थल से जहाँ वो घायल हुए, हम यहाँ से मंगल कामना करते हैं कि वो स्वस्थ हों। और हम ये भी मंगल कामना करते हैं कि इस क्षेत्र में शांति की स्थापना हो, किसी को किसी से कोई शिकायत ना हो। विस्तार न्यूज दोनों पक्षों से यही अपील करेगा और यही कामना करेगा। यहाँ इस क्षेत्र में जिस तरह से युद्ध चल रहा है, जिस तरह से लाशें बिछ रही हैं, इन लाशों के बीच, इस खून खराबे के बीच, जो 40 सालों से अबूझमाड़ जिसे कहा जा रहा था, दरअसल ये अबूझमाड़ अबूझ नहीं है, अबूझ नहीं है ये अबूझमाड़, इसे बूझ लिया जा चुका है। ये प्राकृतिक संपदा, सौंदर्य से परिपूर्ण है। यहाँ के लोग बहुत मासूम, बहुत प्यारे और बहुत भोले हैं। हम यहाँ पर जब से पहुंचे हैं, तब से अब तक के जितने लोग हमें मिले, भले कुछ लोग टूटी फूटी हिंदी बात कर रहे हैं, लेकिन कई लोग अच्छी खासी हिंदी बोल ले रहे हैं। दूसरी तरफ
कुछ बच्चे हैं जो लगातार स्कूल जा रहे हैं, यहाँ पर स्कूल पहुंच चुके हैं। एक एनजीओ है जिसके स्कूल यहाँ पर पहुंच चुके हैं, बहुत अंदरूनी इलाकों तक के हमने देखी वो तस्वीरें, हम आपको भी दिखाने की कोशिश करेंगे। तो ये तमाम चीजें रही, ये घटना स्थल रहा, इस तरह से यहाँ पर एनकाउंटर चला, लगातार 60 घंटे चले एनकाउंटर में 8 लाख रुपए के इनामी 6 माओवादी जिनकी शिनाख्त हो चुकी वो मारे गए, जिसमें 3 डीवीसीएम हैं और 2 माओवादियों की शिनाख्त होनी बाकी है। और अबूझमाड़ में लगातार लंबे समय से जवान घुस नहीं पाते थे, काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ता था उन्हें, लेकिन अब जो टेक्निकल हिंट पर, यानी कि माओवादी अब मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं, तो जवानों के द्वारा उन्हें मोबाइल की लोकेशन से पिन पॉइंट करके उन्हें उनके इलाके को घेरा जा रहा है। और साथ ही साथ इनके जो इंटेलिजेंस है काफी मजबूत हो चुकी है जवानों की, सुरक्षा बलों की। और अब जहाँ पर माओवादी हो रहे हैं, जहाँ पर वो इकट्ठे हो रहे हैं, उनकी सूचना उन्हें मिलती जा रही है। और इसी तरह से इस पूरे सीरीज को जब आप देखते हैं, इनकाउंटर की सीरीज को, तो 131 माओवादियों को इसी तरह से मार गिराया जा चुका है और जवानों का भी कुछ नुकसान हुआ है इसी एनकाउंटर में, जो तस्वीरें सामने आई हैं। तो इन तमाम चीजों पर जितनी जल्द हो सके उतनी जल्द रोक लगना चाहिए। आखिर क्यों नहीं लग रहा है इन चीजों पर रोक? माओवादी 40 सालों से अगर इस इलाके में है, तो इस इलाके के लोगों का कितना विकास हुआ, जिस विकास की वो बात करते हैं, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, तो उनका मानसिक विकास, बौद्धिक विकास का क्या स्तर है, ये भी देखे जाने की बात है। दूसरी तरफ अगर सरकारें बात करती हैं कि देश के अंतिम व्यक्ति तक के विकास पहुंचना चाहिए, तो कहाँ, हम 75 साल हो चुके हैं हमें आजाद हुए, आखिर इस इलाके में क्यों इस तरह की तस्वीरें बनी हुई हैं आज तक के? बहुत ज्यादा महसूस की जा रही है इस क्षेत्र को संरक्षित किए जाने की, इस क्षेत्र को सुरक्षित रखे जाने की, लेकिन उसके पहले सबसे ज्यादा जरूरी है इस क्षेत्र में शांति की स्थापना। ये बस्तर है साहब, इसे खून से ना रंगा जाए। विस्तार न्यूज की गुजारिश है आप सभी से, दीजिएगा इजाजत। मैं युकेश चंद्राकर हूं और विस्तार न्यूज का संवाददाता हूं। विस्तार न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक्स पर विस्तार न्यूज के अकाउंट को फॉलो कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पर अगर आप हमें देख रहे हैं तो इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर लीजिएगा, और साथ ही फेसबुक पर भी हमसे जुड़िए। अगर आपको ये रिपोर्ट्स अच्छी लगती हैं, ग्राउंड रिपोर्ट्स, तो अपने ग्रुप्स में और अपने साथियों से जरूर साझा कीजिएगा और विस्तार न्यूज के बारे में जरूर बताइएगा अपने लोगों को, क्योंकि विस्तार न्यूज आपका अपना चैनल है, ये आपकी बात करता है। दीजिएगा इजाजत।